नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पुष्कर आज उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड के साथ। इसमें मैं योग के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध के बारे में बातें करूँगा। तो चलते हैं। पहला, योग द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट शारीरिक रचना। दोस्तों, शारीरिक रचना के विषय में लोगों को जानकारी रहती है। जानकारी नहीं रहने पर बच्चों की पुस्तकों से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अंतर शरीर की रचना के विषय में योग का कुछ विशेष मत है, उसी को स्पष्ट करना यहाँ आवश्यक है। योग के अनुसार शरीर में कुछ विशेष स्थान हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। इन विभिन्न चक्रों की सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर ही किसी के व्यक्तित्व की स्थिति निर्भर करती है। योग साधना का लक्ष्य उन चक्रों को सक्रिय करना है। जैसे ही कोई विशेष चक्र सक्रिय होता है तो हमें एक विशेष प्रकार की केवल अनुभूति, फीलिंग्स ही नहीं होती, बल्कि हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सीमाएं भी विकसित होती जाती हैं। इन विभिन्न चक्रों के नाम आकार, रंग, ध्वनि, तत्व, गुण, प्रभाव और संवेदनाएं अलग अलग होती हैं। आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार इस स्थूल शरीर में यौगिक चक्रों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद आज का शरीर विज्ञान, मेडिकल साइंस करीब करीब शरीर के उन्हीं स्थानों पर जहाँ यौगिक चक्रों के अस्तित्व की बात की गई है, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के होने की बात कर रहा है। इन विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों एवं उनके शरीर और मन पर होने वाले प्रभावों के विषय में आज के विज्ञान को काफ़ी जानकारी हो गई है। इन जानकारियों और विभिन्न चक्रों के संबंध में दिए गए संकेतों से यह धारणा पुष्ट हो रही है कि इन ग्रंथियों का यौगिक चक्रों से संबंध है। संभव है कि ये ग्रंथियाँ स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी में हों, जबकि उनसे संबंधित चक्रों की स्थिति सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी में हो। जो भी हो, आज का शरीर विज्ञान, मेडिकल साइंस और यौगिक शरीर विज्ञान अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, लक्ष्यों एवं शब्दों के बावजूद एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो विज्ञान और योग के कुछ संदर्भों में एक दूसरे में समाहित हो जाने की संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चक्रों एवं ग्रंथों की सामान्य जानकारी आवश्यक है। दूसरा, योग एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ। दोस्तों, विश्व में बहुत सी चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं। योग को चिकित्सा की स्वतंत्र विधि के रूप में होने का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रमाणित तथ्य है कि योग के अभ्यास से रोगों को नियंत्रित करने में आशातीत सफलता मिलती है। योग का किसी भी चिकित्सा पद्धति से विरोध नहीं है। आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में योग का समावेश चला आ रहा है और अब तो अंग्रेजी चिकित्सा के पाठ्यक्रम में भी योग का समावेश हो गया है। मानव मस्तिष्क उर्वर, फर्टाइल है। भविष्य में अनेकों चिकित्सा पद्धतियों के आने की संभावना का निषेध नहीं किया जा सकता। सभी विधियों का अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई भी विधि पूर्ण नहीं है। अंग्रेजी जीवन रक्षक दवाओं का कोई विकल्प नहीं है। उसकी शल्य चिकित्सा और व्यापक शोध इस तथ्य के बावजूद कि इस पद्धति की दवाइयों के दुष्परिणाम भी देखे गए हैं, अत्यंत ही सराहनीय हैं। होम्योपैथिक, बायोकेमिक और बैच फ्लावर रेमेडीज़ के
व्यक्तित्व एवं मानसिक लक्षणों पर आधारित चिकित्सा का भी कोई जवाब नहीं है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के द्वारा विभिन्न रोगों में लाभ तो होता ही है। आयुर्वेद में द्रव्य गुण तथा दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन किए बिना कोई स्वस्थ भी रह सकता है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। योग का अभ्यास सभी चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ सफलतापूर्वक किया जा सकता है। योग तो जीने की कला है, इसलिए किसी भी विधि से विरोध का प्रश्न ही नहीं है। अब अगला, हठ योग और आध्यात्म। दोस्तों, योग का लक्ष्य तो समाधि को प्राप्त करना है। वैयक्तिक चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार करना है। सृष्टि के विकास के क्रम में एक कोषीय प्राणी से बहुकोषीय प्राणी की यात्रा को हम जानते हैं। सृष्टि के इस विकास की प्रक्रिया को शास्त्रों ने मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह और वामन इत्यादि अवतारों की कथा के माध्यम से अच्छी तरह से निरूपित किया है। सृष्टि में एकेंद्रिय, द्विनेंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चतुरिंद्रिय जीव भी हैं। मनुष्य स्वयं 5 इंद्रियों वाला जीव है। मनुष्य विकास की प्रक्रिया के उच्चतम पड़ाव पर है। उसका विकास अभी भी सतत हो रहा है। अंतिम संभावना परमात्मा, सुपर कॉन्शसनेस है। परमात्मा की अनुभूति के लिए बहुत से साधनों में योग एक सशक्त साधन है। अन्य साधनों को पिपीलिका मार्ग कहा गया है, क्योंकि उनसे विकास की गति चींटी की गति के समान धीमी होती है। योग साधना को विहंगम मार्ग कहा गया है, जिसमें विकास की गति पक्षी के उड़ने की गति के समान तीव्र होती है। योग की कुछ विशिष्ट पद्धतियों से विकास की गति अप्रतिम हो जाती है। साधना के लिए स्वस्थ शरीर और सशक्त नाड़ी संस्थान की आवश्यकता होती है। हठ योग के अभ्यास से शरीर और नाड़ी संस्थान सशक्त बनते हैं, जिससे आध्यात्मिक साधना विघ्न रहित होती है। इस एपिसोड का उद्देश्य मात्र स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने का मार्गदर्शन करना है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार हठ योग आध्यात्मिक साधना के लिए दृढ़ शरीर तैयार करता है। अब अगला, योग और भौतिक समृद्धि। योग का भौतिक समृद्धि से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। मोक्ष ही नहीं, वरन अर्थ और काम का भोग भी चरम पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन वह भोग धर्मयुक्त होना चाहिए। धर्मयुक्त, मर्यादायुक्त अर्थ और काम का भोग व्यक्ति को मोक्ष के द्वार की तरफ प्रेरित करता है, जबकि मर्यादा रहित भोग मात्र भोग ही रहकर रोग, शोक और बंधन का कारण बनता है। भोग के प्रति लालसा के दमन से भोग की स्पृहा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह अवचेतन और अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड में बैठकर शारीरिक और मानसिक विकृतियों का कारण बन जाती है। इसी प्रकार अमर्यादित भौतिक सुविधाओं का भोग शारीरिक और मानसिक विकृतियों को जन्म देता है। हठ योग के विवेक युक्त नियमित अभ्यास से जैसे जैसे स्नायु संस्थान सबल बनता जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन का स्राव संतुलित बनता जाता है, व्यक्तित्व में उपभोग और दमन के मध्य का मार्ग, जिसे सजगता, अवेयरनेस का विकास कहा जा सकता है, उभरने लगता है। यह स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों में आंतरिक समरसता विकसित करती है। इस प्रकार योग भौतिक सुविधाओं का निषेध नहीं करता, बल्कि उसके संतुलित उपभोग के लिए विवेक जागृत करता है। यहाँ यह
स्पष्ट हो जाना चाहिए कि फ्रायड ने काम को मूल प्रेरक शक्ति माना है, जबकि मार्क्स ने माना अर्थ को। भारतीय संस्कृति ने अर्थ और काम के महत्व को स्वीकार करते हुए भी जीवन की गति को वहीं तक सीमित नहीं माना है, बल्कि उनका धर्मयुक्त मर्यादित उपभोग करते हुए उनकी स्पृहा से मुक्त होते हुए मोक्ष की तरफ प्रेरित करती है। इसी दृष्टिकोण के बावजूद योग का किसी भी समतामूलक समाज के निर्माण की कल्पना से निषेध नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं फिर उपस्थित होता हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।